हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अपना जो टॉपिक चल रहा है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 6 आज हम पढ़ेंगे। और पार्ट 6 में अपन अपर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड लास्ट डिसऑर्डर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जैसे टॉन्सिलाइटिस, एडेनोआइटिस, पेरिटॉन्सिलर अब्सेस और लैरिंजाइटिस। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन ने पहले नोज से रिलेटेड बात किया था। नोज से रिलेटेड अपने राइनाइटिस पढ़ा, साइनोसाइटिस पढ़ा। उसके बाद अपन ने कल डिस्कस किया था फेरेंजाइटिस के बारे में। अब फेरिंग्स जो है अपना, फेरिंग्स के पार्ट जो है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। इसके अंदर कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं टॉन्सिल्स। थ्री टाइप के टॉन्सिल्स अपने को इसमें देखने को मिला, थ्री पेयर ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स जिसको बोलते हैं एडेनोइड फेरेंजियल टॉन्सिल्स, उसको जिसको और क्या बोलते हैं एडेनोइड बोलते हैं। और पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये जो तीनों टॉन्सिल्स है मेन जो स्पेशल्स और कलेक्शन एक होता है ट्यूबल टॉन्सिल्स भी होता है। ठीक है। तो इन टॉन्सिल्स से रिलेटेड अगर इन पे इन्फ्लामेशन होता है तो उनको अलग अलग क्या बोलते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फेरेंजाइटिस जो होता है, जब भी अपर रेस्पिरेटरी में राइनाइटिस साइनोसाइटिस जब भी होता है तो उसके साथ साथ अपने को ये टॉन्सिलाइटिस फेरेंजाइटिस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस वाली कंडीशन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है, तब जब आपको टॉन्सिलाइटिस, एडेनोइटिस, पेरिटोन्सिल अब्सेस या लेरिंजाइटिस आपको देखने को मिलता है। तो आज अपन देखेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो टॉन्सिल्स जो आपको मैंने बताया, ये जैसे ये है आपका यूला, यूला के जो अपर साइड में जो आपका होता है वो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। इसके अपर जो कि किसके अंदर होता है, नेसोफेरिंग्स के अंदर होता है। ओरोफेरिंग्स के सामने जो आपको ये फोल्ड सॉफ्ट पैलेट के जस्ट नीचे जो दिखते हैं, ये पैलेंटाइन एक कलेक्शन ऑफ टिश्यू होते हैं। कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू का क्या है, ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है। ये लिम्फोइड टिश्यू जो क्या क्या करते, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो क्या काम करते हैं आपका, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फेगोसाइटोसिस, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म माउथ के अंदर आता है तो वो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है और वो माउथ के अंदर जाता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन करता है वो कौन करता है, आपका सबसे पहले आपका टॉन्सिल जो है वो इन्फेक्टेड होता है। तो उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, उसी के बारे में अपन बात करते हैं। तो टॉन्सिल्स क्या है, टॉन्सिल इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, अगर ये आपका टॉन्सिल जो पैलेटाइन टॉन्सिल है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। एडेनोआइटिस जो है, एडेनोआइटिस इसको बोलते हैं एडेनोइड्स के अंदर, जो एडेनोइड जो नेजोफेरिंग्स के अंदर जो टॉन्सिल्स है, नेजोफेरिंग्स के अंदर जो टॉन्सिल्स है, फेरिंग्स के अंदर जिसको अपन बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स, अगर इस एडेनोइड्स के अंदर इन्फ्लामेशन है तो उसी वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एडेनोआइटिस। ठीक है। दीज कंडीशन जनरली अकर टुगेदर, ये हमेशा दोनों क्या होती है, साथ साथ में होती है, क्योंकि एक लिम्फोइड टिश्यू होता है तो बैक्टीरिया आता है तो दोनों तरह, अगर नोज के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया अंदर जा रहा है तो सबसे पहले आपका कौन सा होगा, एडेनोआइटिस। अगर नोज के थ्रू, नोज में, तो सबसे पहले आपका कौन होगा, ये फेरिंजियल टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन होगा। अगर माउथ के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया अंदर गया है या माउथ में कोई कलेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है तो वो कौन सा होगा, आपका टॉन्सिलाइटिस। द कॉमन डायग्नोसिस इज टॉन्सिलाइटिस, जो इसको पूरा अगर दोनों को बोले तो दोनों को अगर कॉमनली अपन क्या बोल सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस। ऑल्दो बोथ डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा ये चिल्ड्रंस में पाया जाता है और आल्सो अडल्ट के अंदर भी ये देखा जाता है। ठीक है। ईटियोलॉजी की अगर बात करें तो स्पेशली ये किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स आर लिम्फोटिक टिश्यू एंड कॉमन साइट फॉर इन्फेक्शन। ये कॉमन साइट, क्योंकि ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इसके अंदर सेल्स होते हैं, कोई बैक्टीरिया जो भी है इसको सबसे पहले जो बैक्टीरिया का सामना करता है ये क्या है, सोल्जर्स है। सोल्जर्स है, सिपाही है, अपने माउथ के अंदर कोई भी पोर्टल ऑफ एंट्री अगर किसी बैक्टीरिया की हो रही तो इसको जो रोकने का काम जो करते हैं वो आपके कौन करते हैं, टॉन्सिल्स करते हैं। तो ये क्या है, इनको अपन सोल्जर्स बोलते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन में अकर इन टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स। सबसे पहला जो भी बैक्टीरिया या वायरस जब बॉडी में अंदर जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले टॉन्सिल्स उसको, सिपाही, अगर सिपाही ही अगर सिपाही ही इन्फेक्टेड हो जाएगा तो क्या करेगा, वो दूसरे जो अपर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो होगा। अगर उनको भी अपन ने ट्रीट नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं वो कौन सा होता है, टॉन्सिलाइटिस। और सेकेंडरी जो इसका इन्फेक्शन होता है वो अपर रेस्पिरेटरी साइनोसाइटिस, रेस्पिरेटरी साइनोसाइटिस, लेरिंजाइटिस जो होते हैं वो सभी सेकेंडरी अपन इसके अंदर देखने को मिलता है। जो पहला जो है आपका टॉन्सिल्स के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। क्रॉनिक टॉन्सिलर इन्फेक्शन लीड टू एनलार्जमेंट एंड
पार्शियली अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर जो टॉन्सिल्स है वो क्रोनिक टाइप का है, बड़े लंबे परसिस्टेंटली उसके अंदर इन्फ्लामेशन है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके एयरवे को क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो ज़्यादा उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा, जो आपका एयरवे है जो वो क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। क्रोनिक एडेनॉइड इन्फेक्शन कैन रिजल्ट इन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन द मिडिल ईयर। अगर आपका एडेनोइड इन्फेक्शन है, एडेनोइड जो इन्फेक्शन है मतलब नेजोफेरिंजियल जो अगर इन्फेक्शन है, नेजोफेरिंजियल जो टॉन्सिल्स के अंदर फेरिंजियल टॉन्सिल्स अगर जो है वो सबसे ज़्यादा आपका क्या कर लीड करता है, आपका ओटाइटिस मीडिया। एडेनोइड्स जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कौन सा वाला इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोन होता है कि ओटाइटिस मीडिया कोज करता है, तो कौन सा वाला करता है आपका एडेनोइड इन्फेक्शन। एडेनोइड इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि जो आपकी यूस्टेकियन जो ट्यूब है, टेचियन जो ट्यूब है वो कहाँ पे खुलती है, इसकी जो ओपनिंग का यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग कहाँ पे होती है, आपकी नेजोफेरिंग्स के अंदर। किसके यहाँ पे अंदर होती है, नेजोफेरिंग्स के यहाँ पर। तो जो नेजोफेरिंजियल जो एडेनोइडाइटिस है, तो ये इन्फेक्शन कहाँ ट्रेवल कर सकता है, ये यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे जा सकता है, आपका ईयर के अंदर जा सकता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ओटाइटिस मीडिया कोज करने वाला करता है, तो वो कौन करता है, आपका क्रोनिक एडेनोइड इन्फेक्शन के रिजल्ट टू एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर ओटाइटिस मीडिया कोज करता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी नोज ब्लोइंग, जब भी ये एडेनोडाइटिस और टॉन्सिलाइटिस अगर है, तो ज़्यादातर नोज नोज को ज़्यादा ब्लो नहीं करना होता है। नोज ब्लोइंग और एकदम से लंबी सांस लेना, बहुत ज़्यादा सांस छोड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नोज ब्लोइंग वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप नोज ब्लोइंग करेंगे तो क्या होगा, यूज टेकन ट्यूब के थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो कहाँ जा सकता है, आपका ईयर के अंदर जा सकता है और क्या कोज कर सकता है, ओटाइटिस मीडिया कर सकता है। तो स्पेशली क्वेश्चन इसके ऊपर ये पूछा जा सकता है घुमा के, और बहुत क्रिटिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडेनोआइटिस इन्फेक्शन कैन लीड मिडिल ईयर इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। उसके बाद टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही साथ में होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछे तो वो एडेनोआइटिस की वजह से कहाँ पे आपका मिडिल ईयर के अंदर ओटाइटिस मीडिया ये कोज करता है। तो इफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो इसका जो मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, वही यहाँ पर जो कल अपन ने फेरेंजाइटिस के लिए देखा, वो भी फेरेंजाइटिस के अंदर भी अपन ने यही देखा था, क्योंकि इसके अंदर भी ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस होता है। तो बेस्ट ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस, या इसको बोलते हैं ग्रुप है hemolytic streptococcus इन्फेक्शन है। प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट इज नीड टू प्रिवेंट पोटेंशियल कार्डियक और रेनल कॉम्प्लिकेशन। रेनल और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए क्या करना पड़ सकता है, इसको बहुत जल्दी से, अगर इस टाइप का स्वाब कल्चर लिया, अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, तो इसको अच्छे से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन देकर इसको ट्रीटमेंट अच्छे से करना चाहिए। 10 से 14 दिन तक ये पेनिसिलिन की अपन इसके अंदर ड्रग देते हैं, अगर इस कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए इसको जल्दी से ट्रीट किया जाता है। तो इस स्ट्रेप थ्रोट अगर है, तो उस वाले कंडीशन में क्या कल भी अपन डिस्कस किया था, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका रेनल कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कार्डियक में आपका कार्डियक प्रॉब्लम में कार्डियक एंडोकार्डाइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रिमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है, सॉरी रोमेटिक फीवर, जो रिमेटिक हार्ट डिजीज इसके अंदर देखने को मिलती है, किसकी वजह से, ग्रुप एस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, तो इटियोलॉजिकल जो इसका फैक्टर है मोस्टली जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेसमेंट। अगर ये इन्फेक्शन अगर है, आपको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम आ रहा है कि टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल में स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, तो उसके असेसमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन इसके अंदर असेसमेंट में जो सिम्टम्स आते हैं, मोस्ट कॉमन क्या होता है, सोर थ्रोट होता है, स्पेशली फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडेनोआइटिस, इसका जो स्पेशल जो साइन है वो क्या है, सोर थ्रोट होगा, डिफिकल्टी द स्क्रेची थ्रोट होगी, डिफिकल्ट इन पेन एंड स्वेलिंग के टाइम में पेन होगा, फीवर, मेलाइज, ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं चारों इसके, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी, पेन, स्वेलिंग, फीवर। जो डिफिकल्टी इन पेन और स्वेलिंग के अंदर होगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसफेगिया। डिस को क्या बोलते हैं, डिसफेगिया, एक वर्ड होता है डिसफेजिया, डिस फेजिया। तो इसका इस मीन्स आपका क्या होगा, स्पीच से रिलेटेड है, तो गट से रिलेटेड होता है, तो ध्यान रखें दोनों वर्ड से कंफ्यूज ना हो। एंड लार्ज एडेनोइड्स में प्रोड्यूस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपका नेजोफेरिंजियल फेरिंजियल टॉन्सिल्स के अंदर एनलार्जमेंट हो गया तो वो क्या होगा, नोज को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर एडेनोआइटिस है तो उसकी वजह से क्या होगा, नोज ब्लॉक होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, नोइजी ब्रीथिंग होगी, नाक से ब्रीथ स्नोरिंग आएगी, जब भी सोएंगे तो नेजल
क्वालिटी टू वॉइस, नोज की जो क्वालिटी वॉइस है, जैसे कि आप नाक से पतली आवाज़ में बोल रहे हो उस तरह की आपकी इसके अंदर आवाज़ देखने को मिलते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन के अंदर आप देखेंगे तो क्या होगी, जिस टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है जिस साइड में, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, रेडनेस। और अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोटूलेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो गया है, तो इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाइटिश पैचेस में अपीयर ऑन टॉन्सिल्स। अगर ये मोस्ट इसका जो साइन है ना, डायरेक्ट अगर अपन देखते हैं दोस्तों, तो जब भी किसी पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस स्टेप्टोकोकस ए से अगर इन्फेक्शन है, तो इसका जो क्लासिकल साइन है वो क्या है, वाइट पैचेज ऑन वाइट पैचेज देखने को मिलेंगे। टॉन्सिल्स के ऊपर जो है वो क्या देखने को मिलेगी, वाइट पैच आपको देखने को मिलता है। ये क्या हो गया इसका, ठीक है, वाइट पेज, सॉरी दोस्तों डिस्टर्ब हुआ आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसके लिए अगर स्ट्रेप्टोकाइलो, ये वाइट पैचेज इसके अंदर क्लासिकल साइन आपने को देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन सोर्स और डिफिकल्ट फीवर फैलाइज देखने को मिलती है। एडिनोइटिस है तो क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉइजी ब्रीथिंग, स्नोरिंग, वॉइस चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। डायग्नोसिस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्वाब कल्चर लेते हैं। स्वाब कल्चर लेने के बाद इसको टेस्ट करते हैं फॉर द स्टेप्टोकोकस के लिए, ठीक है, ग्रुप है स्टेप्टोकोकस के लिए। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जब भी टॉन्सिलाइटिस जैसी कंडीशन, एडनोइटिस है, तो अपन इन्फ्लुएंजा पे सबसे मोस्ट कॉमनली अपन यूज़ करते हैं इसका स्वाब कल्चर लिया। अगर ये पॉजिटिव आए तो एंटीबायोटिक थेरेपी अपन देते हैं, जिसके अंदर सबसे जो यूज़ करते हैं वो आपकी कौन सी होती है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और इसके डेरिवेटिव्स अपन यूज़ करते हैं। अगर इससे रिएक्टिव है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। अगर एरिथ्रोमाइसिन से भी रिएक्टिव है तो अपन इसके बाद क्या यूज़ करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं, और या फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन आप एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं। सेलाइन गार्गल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेलाइन गार्गल और हीट एप्लीकेशन अपन इसको दे सकते हैं, इसके थ्रू ट्रीट करना होता है। अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है तो इसके लिए आपको, अगर बहुत ज़्यादा है क्रोनिकली, ये हो गया लंबे समय परसिस्टेंट टाइम के लिए है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर टॉन्सिल्स के लिए है तो उसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी या एडेनोक्टोमी, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑपरेशन रिमूव द टॉन्सिल्स को अपने को क्या कराना पड़ता है, रिमूव करवाने के प्रोसेस को कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। एडेनोइड को है ऑपरेशन रिमूवल ऑफ एडेनोइड को निकाल दिया, मतलब फेरिंजियल टॉन्सिल्स को निकाल दिया। इसको जो निकालने का क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब क्या चीज़ देखकर अपन ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं, तो अगर इसका क्या हो, टॉन्सिलाइटिस का रिपीटेड एपिसोड हो, कंटिन्यूसली ये हो रहा हो, हाइपरट्रॉफी हो, बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा क्या हो गया हो, हाइपरट्रॉफी हो गया, मतलब उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो, इंक्रीज क्या हो गई इसकी साइज जो है वो क्या हो गई हो, इंक्रीज हो गई हो, इंक्रीज साइज हो गई हो इसकी, तो कर सकते हैं, करना पड़ सकता है एनलार्ज ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या हो गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, नोज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, या रिपीटेड प्रूलेंट ओटाइटिस मीडिया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया अगर होने के चांसेस हो रहे हो, या उसके प्रोसेस चालू हो गई हो, तो क्या करना हो सकता है अपने को, हियरिंग लॉस। अगर ओटाइटिस मीडिया हो गया हो तो इससे क्या हो सकता है, आपका हियरिंग लॉस। अगर ये सीरियस कंडीशन है तो उस वाली कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं। इसके जो क्राइटेरिया है, रिपीटेड एपिसोड हो, हाइपरट्रॉफी हो, एनलार्ज बहुत ज़्यादा हो गया हो, और रिपीटेड प्रूलेंट ओटाइटिस मीडिया कोज कर रहा हो, हियरिंग लॉस जैसी कंडीशन आ रही हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा। और इसके अदर कंडीशन, अस्थमा, रूमेटिक फीवर एक्जेबेट बाय टॉन्सिलाइटिस की वजह से ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इस वाली कंडीशन में ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन वाली कंडीशन में अपने को क्या कराना पड़ सकता है, रिमूवल ऑफ द रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल को निकालना, उसी को बोलते हैं आपका टॉन्सिलेक्टोमी, उसको बोलते हैं आप टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी जब भी करते हैं तो पैकिंग करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में। तो और उसके लिए अपने को क्या चेक करना है, स्वेलोइंग चेक, एडेनोटोमी जनरली डन एट आउट पेशेंट प्रोसीजर के रूप में करते हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो रिपोर्ट करना है किसी भी साइन, जब भी सर्जरी हो गई है तो उसके बाद अपने को देखना है ब्लीडिंग के साइन। पेशेंट अगर कंटिन्यूसली स्वेलोइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर स्वेलोइंग कर रहा है तो इसका अपन देखेंगे, फिजिशियन स्वेलोइंग कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू स्वेलोइंग कर रहा है, तो अपने को क्या करना है, फिजिशियन को क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फर्स्ट 24 आवर्स तक, 12 to 24 आवर्स तक अपने को चेक करना है, और 7 से 10 दिन तक इसमें क्या सर्जरी एस थ्रोट हील, उसके बाद ठीक हो जाती है।
तो उस टाइम में एक चीज़ तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसमें ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग करने की वजह से क्या हो सकता है, आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसका हमेशा ध्यान रखना है। सिक्रीशन कलेक्शन हो गया तो आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये ध्यान रखना है, पहली जो प्रायोरिटी है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हो सकता है, तो इसको एयरवे क्लियर करना है बाय द सक्शनिंग, सक्शनिंग करके या फिर उसकी स्वेलोइंग को कम करके 45 डिग्री एलिवेशन ऑफ द बेड को कितने 45 डिग्री पे यहाँ पे एलिवेट करना है, ताकि इससे क्या हो जाए, आपकी जो स्वेलोइंग है, स्वेलिंग जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज करना होता है। ठीक है। जेंटली गार्गल विद वार्म सेलाइन से गार्गलिंग कराना है। एल्कलाइन माउथ वॉश टू असिस्ट इन रिमूविंग थिक म्यूकस, एल्कलाइन माउथ वॉश अगर है तो उसको करवा के, ताकि क्या हो, जो सिक्रीशन है वो जो थिक म्यूकस है वो क्या हो जाए, आउट करना है। पास में हमेशा इसके स्पिट आउट करने के लिए आपको क्या रखना है, कप स्पूटम कप भी रखना है। मेंटेन लिक्विड बहुत अच्छा उसको फ्लूइड, जब सर्जरी के बाद जब गैग रिफ्लेक्स आ जाए, जब भी रिफ्लेक्स आने लग जाए, गैग रिफ्लेक्स, उसके बाद अपन क्या दे सकते हैं उसको, फ्लूइड दे सकते हैं। तो वेरी सॉफ्ट डाइट उसको देना है। मिल्क प्रोडक्ट इसके अंदर आपने को अवॉइड करने हैं, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि वो सूचर लाइन पर चिपक सकते हैं और वो इन्फेक्शन लीड कर सकते हैं, या फिर सूचर लाइन में सूचर जो है वो क्या हो सकते हैं, आपकी सूचर लाइन वहाँ पर डैमेज हो सकती है, सूचर लाइन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो अपने को मिल्क प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये सारी बातें थी टॉन्सिलाइटिस की। अगर टॉन्सिलाइटिस जो है, जब भी टॉन्सिलाइटिस जैसे इस प्रकार का ये टॉन्सिलाइटिस जो होता है, उसमें ये वाइट पैचेस जो दिखता है, ये जो वाइट पैचेस अगर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है। ये वाइट पैचेस इस तरह का अगर दिख रहा है, तो जब भी ये टॉन्सिलाइटिस अगर हो रहा है और ये टॉन्सिलाइटिस के पास में जो इधर पास में जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का पस एक्यूमुलेशन होने लग जाए, क्या होने लग जाए, पस एक्यूमुलेशन अगर हो, यहाँ पे पस एक्यूमुलेशन हो जाए टॉन्सिल के चारों ओर, पेरी टॉन्सिलर मतलब पेरी टॉन्सिलर, टॉन्सिल के पास में अगर पस एक्यूमुलेशन हो जाए और उसकी वजह से क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करे ये, और ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, इन्फेक्शियस है, तो उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसी वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं पेरी टॉन्सिलर एब्सेस। तो पेरिटोन्सिलर एब्सेस क्या है, इट इज एन एब्सेस दैट डेवलप इन कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल, जो टॉन्सिल के चारों ओर कवरिंग है उसके अंदर ये चीज़ की डेवलप हो जाए, पस डेवलप हो जाए, तो उसी वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरिटोन्सिलर एब्सेस। ठीक है। और इट में फॉलो सीवियर स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस टॉन्सिलर इन्फेक्शन इज, और ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। अगर टॉन्सिलाइटिस परसिस्टेंस अगर बना रहता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर पस एक्यूमुलेशन हो जाता है, पस एक्यूमुलेशन उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। इसके जो साइन एंड सिम्टम, जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम अपन ने टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिले थे, उसी टाइप के यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफिकल्ट एंड पेन विथ स्वेलोइंग, फीवर, मेलाइज, ईयर पेन, डिफिकल्ट टेकिंग, डिफिकल्टी टू टेकिंग ऑन विजुअल एग्जामिनेशन में क्या दे, जो भी अफेक्टेड है, इसका जो है जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे रेड रेड कलर का आपको देखने को मिलता है। पोस्टीरियर फेरिंक्स के अंदर ड्रेनेज फ्रॉम द एब्सेस इज कल्चर टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी एब्सेस है वहाँ से अपने को क्या लेना है, स्वैब कल्चर लेना है, स्वैब कल्चर लेके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, जैसे वो सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू उसकी अपन एंटीबायोटिक थेरेपी क्या करना है, चालू करना है। इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर पेरिटोन्सिल इज रिकमेंडेड, इमीडिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन है तो आपको इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट देना है, ताकि आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में ना जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पेनिसिलिन और उसके रिलेटेड अनदर एंटीबायोटिक उसको ट्रीटमेंट देकर अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट करना है। अगर ये उससे भी अगर ट्रीट नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, सर्जिकल इंसिजन करके उसको जो पस है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो पस है उसको, जो पस एक्यूमुलेटेड है उसको सिरिंज के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपन रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने, ओरोफेरिंग से रिमूव करते हैं, उसके लिए अपन क्या कर सकते, यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे यूज़ करते हैं। स्प्रे यूज़ करके उसको क्या करेंगे, अपन इवेक्यूट करते हैं। रिपीटेड एपिसोड में नेसेसरी टॉन्सिलेक्टोमी, अगर यही कंडीशन अगर रिपीटेड हो रहा है तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ सकता है, टॉन्सिलेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, ड्रेनेज जब भी अपन करेंगे तो प्लेस द क्लाइंट इन
सेमी फाउलर पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। जब भी अगर किसी पेशेंट को, हमेशा यह ध्यान रखें, पहले टॉन्सिलर एब्सेस हुआ है और उसके बाद टॉन्सिल्स को रिमूव किया है या फिर वहां से ड्रेनेज किया है, तो पेशेंट को किस पोजीशन में रखना है? फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट को क्या करना है? सेमी फाउलर पोजीशन देना है। आइस कॉलर करना है ताकि वहाँ पे जो स्वेलिंग और पेन है उसको रिमूव करने के लिए, कल मैंने आपको आइस कॉलर का फोटो दिखाया था। एक कॉलर जो होती है इस तरह से, एक कॉलर है जिसको क्या करते हैं, इसके अंदर जो इसको क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं, कूल करते हैं, कूल करके इसको क्या कर सकते हैं आप, नेक के चारों ओर इसको क्या लगा लेना होता है, इसको बोलते हैं आइस कॉलर। ठीक है। नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक फ्लूइड, फ्लूइड बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए पेशेंट को बोलना है। और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के कोई भी साइन आ रहे हैं, डिस्निया, रेस्टलेस, साइनोसिस अगर ऐसी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो उसको क्या करना है? असेस करना है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो या फिर आपका एडेनोडाइटिस हो, टॉन्सिलेक्टोमी हो, इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है आपका? ओटाइटिस मीडिया, जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अगर ये इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस की तरफ से है, स्टेप्टोकोकस की वजह से, सॉरी, ग्रुप है स्टेप्टोकोकस की वजह से है, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, रिमेटिक हार्ट डिजीज, इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें, अगर पेशेंट 2-3 वीक बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद कार्डियक और किडनी की प्रॉब्लम से लेकर आता है, तो मतलब उसका जो कोच है वो कौन है? ग्रुप एस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से ये हो रहा है। तो नर्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस या ऐसी कुछ कंडीशन तो नहीं हुई है, इसके बारे में हिस्ट्री लेते टाइम में अपने को ये सब चीज़ पूछना है। अगर ये चीज़, अगर सर्जरी हो गई, तो सर्जरी के बाद अपने को क्या करना है? आइस कॉलर लगाना, सेमी फाउलर पोजीशन देना है और उसको किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए चेक करना है। तो ये था पेरिटोन्सिलर अब्सेस के बारे में। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे लेरिंजाइटिस के बारे में। लेरिंग्स जो है, क्या है आपका? लेरिंग्स, जो फेरिंग्स के नीचे जो भी है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, इसके अंदर जो वो होता है आपका, जो स्ट्रक्चर होती है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये क्या है? एक कार्टिलेज से बना हुआ चीज है, कार्टिलेज का बना होता है। और एपिग्लोटिस, सबग्लोटिक, ग्लोटिस, क्रिकोइड कार्टिलेज, एडेनोइड कार्टिलेज, इसका ये बना होता है। तो अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन है तो उसको क्या बोलते हैं? लेरिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइज द लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको ऊपर क्या बोलेंगे? लेरिंजाइटिस। एडेमा ऑफ वोकल कॉर्ड फ्रीक्वेंटली अकम्पेज लेरिंजियल इन्फ्लामेशन। ठीक है। एडेमा ऑफ द वोकल कॉर्ड, आपने बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाली, बहुत ज़्यादा बार आप बोले, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? अगर वोकल कॉर्ड में किसी प्रकार का एडेमा है, अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लेरिंजियल इन्फ्लामेशन हो सकता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस में भी फॉलो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है? लेरिंजाइटिस भी हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लेरिंग्स के अंदर भी इन्फ्लेक्शन हो सकता है। इसके जो अदर कोज है वो ज़्यादा लाउड स्पीकिंग, इम्प्रूव यूज ऑफ वॉइस, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज ऑफ वॉइस, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से क्या हो सकता है? आपका लेरिंजाइटिस हो सकता है। एलर्जिक हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। और इसके अंदर जो क्या होता है? हॉर्सनेस होगी, गले में क्या होगी? पूरी खराश टाइप में होगी। नैगिंग ऑफ द कफ होगा, नैगिंग ऑफ ऐसे जो होता है उस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को। इनएबिलिटी टू स्पीक अबव द विस्पर, अपन अच्छे से बोल नहीं पाएगा। अफोनिया हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो सकती है। यूजुअल सिम्टम, लॉस ऑफ द वॉइस, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलेगी, एकदम से अपन धीरे धीरे जैसे आवाज़ बैठ गई हो उस तरह, तो वो भी कंडीशन आपको लेरिंजाइटिस के अंदर भी देखने को मिलेगी। फेरिंजाइटिस में भी हो रहा था, डिस्फोनिया हो रहा था, उसमें डिफिकल्ट बोल नहीं पा रहा था, थोड़ा थोड़ा बोल आवाज़ आ रही, लेकिन इसके अंदर पूरी आवाज़ क्या होगी? एकदम से बंद हो जाती है। क्लाइंट आल्सो कंप्लेन थ्रोट इरिटेशन, ड्राई एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ हो सकता है। द डायग्नोसिस बेस्ड नॉट सिम्टम के अकॉर्डिंग इसका डायग्नोसिस अपन करते हैं। इफ हॉर्सनेस परसिस्ट मोर देन 2 वीक, 2 वीक से ज़्यादा अगर हॉर्सनेस है, गले में बहुत ज़्यादा खिचखिच जैसा लग रहा है, तो लेरिंग्स इज एग्जामिन। लेरिंग्स को क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। लेरिंग्स को अगर किसी स्कोप के थ्रू, लेरिंग्स को स्कोप से देखना, स्कोप से देखना क्या कहलाता है आपका? लेरिंगोस्कोपी। किसी स्कोप को डालकर अगर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेरिंग्स को देखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेरिंगोस्कोपी। परसिस्टेंट हॉर्सनेस इज द साइन ऑफ लेरिंजियल कैंसर। अगर ये परसिस्टेंट हॉर्सनेस अगर है, गले में बहुत ज़्यादा
खिचखिच मतलब कि साइन अगर है, बार बार इंसान ऐसे होर्सनेस अगर हो रही है, बहुत गले में जैसे भारीपन सा लग रहा है, तो अगर ये कंटिन्यूस ले रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? लैरिंजल कैंसर भी इसका हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व वॉइस रेस्ट। अगर लैरिंजाइटिस हो गया तो उसको रेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है। बाकी इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं? सेलाइन गार्गलिंग अपन कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है, स्वाब कल्चर लिया है बैक्टीरियल, तो एंटीबायोटिक अपन यूज़ करते हैं मोस्टली। जैसे एमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन अपन इसके लिए यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी करते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो अपन एनाल्जेसिक ले सकते हैं। अगर इसका कारण अगर स्मोकिंग एलर्जी है तो एलर्जी से उसे बचाना है। स्मोकिंग अगर इसका कारण है तो उसको स्मोकिंग सिजेशन के लिए क्या करना है उसको बताना है, या स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम के बारे में उसको बताना है। स्मोकिंग के क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में उसको बताना है। तो ये थी बात लेरिंजाइटिस के बारे में, पेरिटोन्सिलर एब्सेट, एडेनोआइटिस, और ये सारे जो अपन ने पढ़े हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन के बारे में अपन ने सारी डिस्कस किया। ठीक है, अपन ने एपिस्टेसिस, मैंने जब एनाटॉमी वाला पोर्शन पढ़ा रहा था तो एपिस्टेसिस मतलब नोज ब्लीडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जब नोज नजल जो अगर नोज के अंदर किसी प्रकार की अगर डिफॉर्मिटी हो, जिसमें जिसका अपन कोज पढ़ा था, जैसे राइनाइटिस का जो कोज थे उसके अंदर अपन ने देखा था, अगर डेविटेड नेजल सेप्टम है। साइनोसाइटिस के कोज के अंदर भी अपन ने पढ़ा था डेविटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस अगर है, डेविटेड नेजल सेप्टम अगर है, डेविटेड डेविएटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस अगर हो रखा है, डेविएटेड मतलब जो नेजल की जो बोन है, वो बोन में किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी अगर हो गई है तो उसको क्या रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए जो सर्जरी करते हैं उसको फिर उसको क्या बोलते हैं? सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी अपन इसके लिए यूज़ करते हैं। और एपिस्टेक्सिस जो है उसके स्पेशली याद रखें, कैसल बैक एरिया या कैसल बैक प्लेक्सस के अंदर जो इंजरी हो जाए, केसल बैक प्लेक्सस, एपिस्टेक्सिस के अंदर, एपिस्टेक्सिस अगर है, एपिस्टेक्सिस उसके अंदर, एपिस्टेक्सिस मतलब क्या है आपका? नोज ब्लीड। ठीक है, नोज ब्लीड। तो इसको एक और बोला जाता है लिटिल लिटिल एरिया। ये मैंने अपने पुराने वीडियो जब एनाटॉमिकल पोर्शन में मैंने आपको बताया था। यह जो ब्लीडिंग होती है इसके लिए जो क्या करना होता है, फॉरवर्ड हेड करके आपको, फॉरवर्ड हेड करके नोज पिच करके इसके लिए अपन कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो आपको कैथेटर से इसको प्रेशर लगाते हैं। एपिस्टेक्सिस कैथेटर होता है, वो नोज के अंदर डाल के उसका जो बलून है उसको फुला दिया जाता है, और वो फुलाने की वजह से क्या हो सकती है? ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। इसके लिए ड्रेसिंग भी करते हैं। तो हमेशा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में एपिस्टेक्सिस के लिए या नोज की जो भी सर्जरी हुई है तो उसके अंदर जो भी ड्रेसिंग है उसको नहीं रिमूव करना है। उसका जो थ्रेड है उसको भी आपको रिमूव नहीं करना है। थ्रेड अगर वहाँ पे हैंगिंग हो रहा है तो उसको रिमूव नहीं करना है, उसको कट नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखें जब भी नोज की सर्जरी होकर आएगी तो आपको मुस्टैच ड्रेसिंग आपको देखने को मिलेगी, मुस्टैच ड्रेसिंग आपको देखने को मिलेगी, या पेड ड्रेसिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।